एवरीवन, कैसे हो सब। सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम ये वीडियो जो चला रखी है, हमने ये सीरीज चला रखी है जो इसमें हम कर रहे हैं IBO 1 के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं वो हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। पहले क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, फिर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है। और अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हो जो मैं करवा रही हूँ इस पूरी प्लेलिस्ट से, तो आप आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। इसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बनेगा, इसमें से मीनिंग बताना है आपको, टाइप्स और फीचर्स। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें से 2। चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। टेक्नोलॉजी मीन्स अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। देखो इसमें बताया गया है टेक्नोलॉजी का मतलब वो वे होता है, वो मेथड होता है गुड्स और सर्विसेज को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, मतलब गुड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए और सर्विसेज को किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्लाइज ट्रांसफ़र ऑफ टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम वन एजेंसी टू द अदर एजेंसी टू प्रोड्यूस अ गिवन गुड्स और सर्विसेज। इसमें बताया गया है ट्रांसफ़र ऑफ जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो टेक्निकल नॉलेज है वो एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक, मतलब दूसरी एजेंसी में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो अपने गुड्स और सर्विसेज उसको प्रोड्यूस कर सके। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, ट्रांसफरिंग नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफरिंग नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन के जो किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से नहीं, वो नॉलेज प्रोवाइड करना ही ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाता है। द टेक्नोलॉजी इज़ ओन्ड बाय अ फर्म। जो टेक्नोलॉजी है ये ओन किए जाते हैं एक फर्म के द्वारा विद नेसेसरी प्रॉपर्टी राइट, और उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं। एक बार दोबारा देखो क्या बताया है मैंने इसमें, क्या नहीं। जो टेक्नोलॉजी है उसका मीनिंग क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स का और किस तरीके से आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इसका मतलब है वो नॉलेज देना, वो नॉलेज को ट्रांसफ़र करना जिस तरीके से आप प्रोडक्शन करोगे। ठीक है। और ये जो नॉलेज है ये एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक ट्रांसफ़र होती है। जो ये टेक्नोलॉजी है ये ओन किए जाते हैं एक फर्म के द्वारा और उनके पास क्या होता है, नेसेसरी प्रॉपर्टी राइट भी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें, द रैशनल इज़ दैट अ सेलर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्न्स बाय ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बताया गया है जो सेलर है, सेलर जो ट्रांसफ़र करता है टेक्नोलॉजी को वो अर्न करता है ट्रांसफ़र करने से टेक्नोलॉजी को। ठीक है। अगर कोई भी सेलर है, अगर वो कुछ चीज़ अपना सामान बेचेगा तभी तो उसके पैसे मिलेंगे ना, तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी का सेलर है, अगर वो टेक्नोलॉजी को बेचेगा तो उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। ठीक है। इस तरीके से वो अर्न करता है। नेक्स्ट है इसमें, जनरली एन ओल्ड जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज सोल्ड बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस द वंस ओल्ड वंस। इसमें बताया गया है जो कि ज़्यादातर जो पुरानी जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी को बेचती है ताकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आ सके। ठीक है। एंड ओल्ड जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो जाती है वो बेच देते हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह पे आ सके। ठीक है। Moreover, a firm has property right over a technology over a few years। देखो इसमें क्या बताया गया, moreover, a firm has a property right over a technology over a few years। देखो एक फर्म के पास प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं टेक्नोलॉजी के लिए और ये बहुत लंबे समय, मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है। So they generally sell them to developing countries to earn money। तो ये क्या करते हैं, सेल करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है। ताकि उसके पैसा मिल सके। बायर ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ 3 मेन रीज़न फॉर परचेजिंग सच टेक्नोलॉजी। और जो बायर होता है टेक्नोलॉजी का उसके पास 3 रीज़न होते हैं क्योंकि वो मतलब क्यों ख़रीदता है वो इसको, इस टेक्नोलॉजी को। ठीक है। चलो देखते हैं 3 रीज़न कौन कौन से हैं। इनोवेटिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज कॉस्टलियर। अगर हम कुछ नई टेक्नोलॉजी को इनवाइट कर रहे हैं, मगर नया इनोवेशन कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, तो वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है।
एक मतलब कि टेक्नोलॉजी को खरीदने से मार्केट से, ठीक है। मार्केट से अगर हम टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे, हम अपने आप बनाएंगे तो वो उससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। सिंस सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी प्रूव इट्स यूटिलिटी, एक जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है वो प्रूव कर चुकी है उसकी यूटिलिटी को। द बायर फाइंड्स इट्स वेरी अट्रैक्टिव, जो हमारी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। A firm which has no intention to become a market leader finds it easy to buy the most modern technology, एक जो फर्म है जो मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता, इसकी इच्छा नहीं होती, उसका लक्ष्य नहीं होता कि वो मार्केट का लीडर बने, तो वो मतलब ईजी क्या है उसके लिए, जो मार्केट में मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है उसको खरीद ले, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग था, एक बार दोबारा देख लो क्या है इसमें क्या नहीं, ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या होती है कि किस तरीके से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, वो नॉलेज बताना, ठीक है, दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र करना, और इस तरीके से जो सेलर है वो पैसे कमा लेता है, ठीक है। तो इसमें जो बायर है उसके पास तीन मेन रीज़न होते हैं कि वो क्यों खरीदता है। अगर वो अपने आप नई टेक्नोलॉजी को खोजे तो वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, और एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी को खरीदे तो वो मतलब अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, और उससे यूटिलिटी भी प्रूव हो चुकी है कि भाई ये इफ़ेक्टिव होगी ज़्यादा। और एक फर्म का जिसका इंटेंशन नहीं है कि वो मार्केट का लीडर बने, तो उसे मतलब कि ईजी होता है उसके लिए कि जो मार्केट में टेक्नोलॉजी चल रही है उसको खरीद ले, ठीक है। तो ये था हमारा मीनिंग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, आउटराइट सेल और परचेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता देती हूँ क्या है इसमें क्या नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्म्स एट टाइम प्रीफर टू सेल देयर टेक्नोलॉजी, मतलब फर्म एट टाइम्स प्रीफर, फर्म क्या करती है मतलब कि अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको बेचना चाहती है। और उसका एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज ऑफ दिस ट्रांसफ़र इज़ दैट the buying firm gets technology at one go and has to use the technology without the interference of seller, but it has few drawbacks. The buyer may not operate technology without seller support or may not have well trained staffs to handle the technology। देखो इसमें क्या बताया गया है, जो ये टेक्नोलॉजी है परचेजर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये मतलब ट्रेडिशनल वे है ये, ठीक है। और इसमें जो परचेजर है वो एक ही बार में टेक्नोलॉजी उसको मिल जाती है, मतलब खरीदने जाता है उसको मिल जाती है, ठीक है। जो सेलर है उसको कोई मतलब नहीं होता कि भाई किस तरीके से जिसने परचेज़ की वो किस तरीके से जो ऑपरेट करेगा, किस तरीके से नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, उसे को बेचनी थी, उसको पैसे मिल गए हैं, ठीक है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मैंने बताया ये डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसका एक ही है कि मतलब लेने जाता है टेक्नोलॉजी को और उसको तभी मिल जाती है, मतलब उसको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं, जो परचेज़र है उस टेक्नोलॉजी को सेलर को बिना चलाए ही मतलब दे देता है, और ना ही उसकी हेल्प करता किस तरीके से उसको चलाना है, किस तरीके से नहीं। और जो पर्सन्स को वो जो परचेज़र है वो अपॉइंट करता है कि भाई इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ करो, ठीक है। तो फिर जो स्टाफ है वो जो वेल ट्रेंड नहीं होता ना, ठीक है, और वेल ट्रेंड स्टाफ भी नहीं होता परचेजर के पास, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो ये इसके लिए फेल हो जाती है, ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, ठीक है। बस एडवांटेजेस बस इसका एक ही था कि वो लेने जाता है और उसको मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में बताया गया है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने हमें दिया गया, मतलब देखो इसमें बताया गया है कि अगर कोई कंपनी है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट देती है और हमारे पास टाइम नहीं होता कि भाई हम उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसको हम फुलफ़िल करें, मतलब पूरा का पूरा करें, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम उसको पूरा कर सके, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं। और हमें क्या करना होता है, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा वो सब कुछ बताना होता है उस पार्टी को, थर्ड पार्टी को, कि भाई ये ऐसे ऐसे है और हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, हमारी ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसमें ये चीज़ें सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, मतलब किसी थर्ड पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ठीक है। ये था सब कॉन्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बताया गया है एक एक्सपर्ट को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ठीक है।
कि सब कुछ वही मैनेज करेगा और उनको हमें फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है या कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे कि हमने कंपनी को सेटअप कर दिया है, ठीक है, हमने कंपनी सेटअप कर दी है और तो फिर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, ना ही हम उस एबल है, ना ही हमारे पास नॉलेज है कि हम उस कंपनी को चलाएं, ठीक है। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई आप मैनेज करोगे हमारी कंपनी को, मतलब सब कुछ वही करता है, ठीक है। तो फिर हम उसके बदले में क्या देते हैं, उसको फीस प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज फ्रेंचाइजेज। फ्रेंचाइजेज में बताया गया है हेड कंपनी, जो हेड कंपनी होती है ना, वही हमारी मतलब कि जो हेड कंपनी है वही फ्रेंचाइजेज मतलब या बोल सकते हैं आप ब्रांचेस को उनको हैंडल करती है, ठीक है। इसमें ये था हेड कंपनीज को राइट दे देती है दूसरी कंपनी को कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है यूज़ करो, और मतलब IPR होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बदले में क्या मिलेगा, उसकी रॉयल्टी दे देते हैं, पैसे दे देते हैं उसके बदले में, जितना सेल करोगे उसका उतना % ही हमें मिलेगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि मैकडोनाल्ड है, मतलब कि मैकडोनाल्ड्स है, तो उसमें क्या था कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है आपको कि आप जो हमारी IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आप हमारे नाम से ये खोल सकते हो, और मतलब उनको तो कुछ तरीके बता देती हैं कि इस तरीके से आपको ये बनाना है, ऐसे करना है, ठीक है। मतलब उसको कुछ टेक्नोलॉजी बता देती है अपनी कि हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अगर जब तक आप उनका ये यूज़ करते रहोगे, तो आपको जितना प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ % आपको उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये था। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या बताया गया है, जो टेक्नोलॉजी है एक्सपोर्ट की जाती है TNCs को स्मॉल और मीडियम फर्म के द्वारा, ठीक है। इसमें बस यही था। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब होता है गठबंधन करना। 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी मिलकर स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करती हैं, और जो टेक्नोलॉजी है फिर उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के। दोबारा बताते हैं, दोबारा सुनना मैंने क्या बताया इनमें, क्या नहीं बताया। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। क्या है इसमें, परचेजर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसनेशनल वे है, ठीक है, ट्रेडिशनल वे है, सॉरी ट्रांसनेशनल नहीं, ट्रेडिशनल, ओके। इसके एडवांटेजेस बस एक ही है कि अगर कोई परचेजर है वो टेक्नोलॉजी को लेने जाता है मार्केट में, तो उसको तभी के तभी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है इसका डिसएडवांटेजेस, कि जो सेलर उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और जो उसका स्टाफ है जो परचेजर था उसका स्टाफ, उसको भी उतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी स्किल्स नहीं होती, ना ही वो ट्रेंड होती किस तरीके से उन्हें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, किस तरीके से नहीं। और जो सेलर है बस उसको अपने रुपयों से मतलब होता है कि उसके पैसे मिले और वो गायब, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या है कि कोई तीसरी पार्टी आ जाती है, जैसे कि एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने हमें किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मान लें कि एक कंपनी है वो हमारी कंपनी, ठीक है, आपकी और मेरी, ठीक है। हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें और भी ज़्यादा काम करना है, ठीक है। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ले तो लिया पर हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते, हम किसी तीसरी पार्टी को दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप इसे पूरा कर दो, और हमारी ये डिसएडवांटेजेस मतलब कि हम इसको इसलिए पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। हमें उससे कुछ बताना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से आया, ये है वो है, ठीक है। तो ये होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम इसमें था कि हमने कोई कंपनी है वो सेटअप तो कर दी पर हमें चलाने नहीं आती, मैनेजमेंट नहीं आता हमें उसका किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं, तो हम एक स्किल्ड पर्सन को अपॉइंट करेंगे कि वो हमारी कंपनी को सब मैनेज करे, और उसके बदले में हम उसको फीस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजेस। किसी जो कंपनी है, जो हेड कंपनी है, उसके IPR को यूज़ कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज़ कर रहे हैं, और उसके बदले में हमें जब तक हम उसको यूज़ करते रहेंगे तो उसके बदले में हमें उन्हें कुछ % प्रॉफिट देना होगा। एक्सपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट में बताया गया है टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया जाता है किस को, TNCs को, स्मॉल और मीडियम फर्म के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। 2 या 2 से कंपनी मिलकर कोई स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करना चाहती हैं, ठीक है। इसमें ये था। नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, देखो कंपोनेंट, एसेंशियल,
कंपोनेंट्स बोल सकते हो आप, एसेंशियल बोल सकते हो, ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। इन इंडिया ऑल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक प्लेस थ्रू एग्रीमेंट्स एंड अबाइड बाय लॉ। सम ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दीज एग्रीमेंट्स आर गिवन बिलो। देखो इसमें पहला क्या बताया गया है, द टेक्नोलॉजी शुड हैव पेटेंट राइट। जो टेक्नोलॉजी उसके पास पेटेंट राइट होना चाहिए। अब पेटेंट राइट आया था 1970 में, और मतलब कि ये प्रोटेक्शन किस चीज़ की करता है, जो इन्वेंशन की है, नोवेल की है, ठीक है, इनकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, और ये 20 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है, ठीक है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है उसके पास क्या होना चाहिए, पेटेंट राइट होना चाहिए। पेटेंट राइट होता क्या है, ये प्रोटेक्शन करता है इन्वेंशंस की, आपने कुछ भी इन्वेंशन की हो, खोज की हो, या कुछ नोवेल लिखी हो, ठीक है, ये होता है हमारा पेटेंट राइट। नेक्स्ट वन इज़ इट शुड हैव ट्रेडमार्क। उसके पास ट्रेडमार्क भी होना चाहिए। ट्रेडमार्क देखो होता क्या है, जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो आया था 1999 में, ठीक है, 1999 में। और ये जो ब्रांड है, लोगो है, कोई शेप है या कलर है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, और ये 10 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है, मतलब 10 साल तक की वैलिडिटी रहती है, उसके बाद ये रिन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ इट शुड हैव अ ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम भी होना चाहिए। अगर उसका ब्रांड नेम नहीं तो कोई भी यूज़ कर सकता है ना, ठीक है। और रिक्वायर्ड रॉयल्टी फीस शुड बी पेड टू द सेलर ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब उसको फीस दे देनी चाहिए जो जिसने भी सेल किया है, ठीक है, रॉयल्टी फीस प्रोवाइड की जानी चाहिए टू द सेलर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट शुड हैव सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है उसके मतलब वो क्या होना चाहिए, सर्टेन पीरियड के लिए होना चाहिए। ओके, आई थिंक समझ आया होगा जो अभी मैंने अब तक करवाया है आपको। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, देखो 6 पॉइंट क्या है इसमें। 6 पॉइंट, द सेलर मस्ट हेल्प द बायर ऑफ टेक्नोलॉजी टू एस्टेब्लिश R&D। R&D का मतलब यहाँ पे क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो सेलर होता है जिसने टेक्नोलॉजी को बेचा है उसको क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए जो बायर है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, क्या करने में, रिसर्च और डेवलपमेंट करने में। देयर शुड बी परफॉर्मेंस गारंटी बाय सेलर। और जो सेलर है उसको जो बायर है, सेलर ने बायर को गारंटी देनी चाहिए कि भाई अच्छे से परफॉर्मेंस रहेगी इस टेक्नोलॉजी की। इट शुड बी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो आप टेक्नोलॉजी खरीद रहे हो या जो भी कोई सेलर हो बेच रहा हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। द सेलर शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अ बायर ऑन हाउ टू ऑपरेट द टेक्नोलॉजी। जो सेलर है उसे मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए बायर को कि किस तरीके से आपको ये टेक्नोलॉजी ऑपरेट करनी है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं, आप वो एसेंशियल, ये ख़त्म होते हैं। अब हमारा टॉपिक है IPR। IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले मैं आपको बताती हूँ इंटेलेक्चुअल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, इंटेलेक्चुअल मीन्स अ पर्सन एबिलिटी टू थिंक, टू अंडरस्टैंड एंड टू क्रिएट द आइडियाज़। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो पर्सन की एबिलिटी है, किस तरीके से वो सोचता है, किस तरीके से वो समझता है, और क्या 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 वो आइडिया को क्रिएट करता है। ऑल क्रिएशन बींग्स विद एन आइडिया। जितने भी क्रिएशंस हैं वो सारे के सारे स्टार्ट होते हैं एक आइडिया से। अब देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, ये रेफर करती है टू द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। मतलब जो ह्यूमन माइंड है वो उसका मतलब कि प्रोडक्ट है। ओके, अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी refers to the creation of minds such as innovation, literacy, and architects' work, designs and symbols, name and image in commerce। इसमें बताया गया है जो भी क्रिएशन करता है वो किस तरीके की, देखो इन्वेंशन करना, लिटरेसी करना, और कोई भी मतलब डिज़ाइन बनाना, सिंबल नेम कुछ भी, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की जाती है लॉ के द्वारा। एग्जाम्पल जैसे पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, विच अनेबल्स पीपल टू अर्न रिकॉग्नाइजेशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम व्हाट दे इन्वेंट और क्रिएट। मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ क्या होता है। देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब आपको पता चलेगा एक पर्सन की एबिलिटी, जो वो सोचता है, किस तरीके से समझता है, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है मतलब कि जो भी ये चीज़ इन्वेंट करता है, ठीक है, और फिर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है एक लॉ के द्वारा, जिसमें पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आते हैं, और उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, मतलब कि ताकि जो उसने बनाया है उसको कोई और न छीन ले, ठीक है, और उसके बदले में
पैसे ना कमा ले, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा, ताकि जिसने वो इन्वेंट किया है उसी को ही उसका बेनिफिट मिले। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने भाई ये बुक लिखी, ठीक है, मैंने बुक लिखी और उसको मैंने भाई किसी प्रिंटर को दे दिया कि भाई इसको प्रिंट कर दो, तो वो क्या करता है, मुझे प्रिंट करके नहीं दे देता, ठीक है, नहीं देता, तो उसको आगे ही दे देता है कि भाई मैंने ये बुक बनाई है, अपना नाम लिख देता है उस पर, ठीक है, सब कुछ कर देता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा ना उस पर, ठीक है। तो उसके लिए लाया गया था पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। मैं बताती हूँ क्या होते हैं कॉपीराइट। देखो, कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। जो भी आप लिटरेची वर्क करोगे, कोई भी डिज़ाइन बनाओगे, ड्रामेटिक वर्क करोगे, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, कॉपीराइट करेगा, ठीक है। आपको मतलब खरीदने पड़ते हैं या शायद, ठीक है, एक लगवाने पड़ते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर कि ये मेरी चीज़ है, अगर इसको कोई और यूज़ कर रहा है तो उसमें कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप उसको वीडियो में भी अपलोड कर रहे हो ना, तो आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब लाइफ टाइम तक चलता है ये कॉपीराइट, जब तक वो जो आदमी है वो मर जाता ना, उसके बाद भी 60 सालों तक, उसके बाद भी 60 सालों तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक्ट है जो आया था 1999 में, और कोई ब्रांड है, लोगो है, शेप है, कलर है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ये चलता है 10 साल तक, 10 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें पेटेंट। पेटेंट आया था 1970 में, 1970 में। कोई भी इन्वेंशन की है, नोवेल लिखी है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसकी वैलिडिटी होती है 20 साल। ओके, अब देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। These are the right given to a person over the creation of their mind। जो ये राइट है ये दिए जाते हैं एक जो पर्सन है उसके माइंड की क्रिएशन के लिए। It gives exclusive right to the creator over, एक सेकेंड रुको, over the use of his or her creation। It gives exclusive right to the creator, मतलब कि मतलब एक्सक्लूसिव राइट किसको देता है, जो क्रिएटर है उसको देता है, और उसने जो मतलब उसका अपनी क्रिएशन की है उसके लिए। दीज राइट्स में भी मतलब ये राइट कौन कौन से, उससे कॉपीराइट, पैटर्न, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर जनरली डन एज फॉलोइंग, ठीक है। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है इसमें, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आती है, लिटरेसी आती है, आर्किटेक्ट आते हैं, आर्टिस्टिक आते हैं, ठीक है, और साइंटिफिक वर्क आते हैं, इन्वेंशन, डिस्कवरी इन ऑल द फील्ड, कमर्शियल नेम्स ऑफ द कंपनीज। ओके, ये मैंने बता दिए हैं आपको। अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, ठीक है। द ओरिजिनल ओनर मस्ट बी रिवार्डेड। जो ओरिजिनल ओनर होता है उसका जो भी उसने चीज़ बनाई है उसको रिवॉर्ड मिलता है। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्ले अ विटल रोल इन डेवलपिंग ऑफ अ कंपनी। और ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में भी हेल्प करता है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और ये मतलब कि उत्सुकता प्रोवाइड करवाता है भाई, मतलब कहता कि भाई अगर आप इनोवेशन करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्रिएटिविटी को भी एनकरेज करता है। हेल्प्स इन इनकम जनरेशन इन डिफरेंट फॉर्म सच एज लाइसेंसिंग ऑफ अ पेटेंट। इनकम जनरेशन में भी हेल्प करता है ये, और प्रिवेंट करता है कि डुप्लीकेशन ऑफ कुर्क द सेविंग टाइम एंड मनी। और मेरे को डुप्लीकेट चीज़ भी नहीं बना सकता उसकी, ठीक है। अ गुड IP सिस्टम इज इंजन ऑफ क्रिएशन। एक गुड IP सिस्टम इंजन होता है क्रिएशन का, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस होता है, लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, हाई कॉस्ट लगती है, इसमें मोनोपोली पावर होती है। ओके, और ये लीक और इंटेंसिबल होता है और डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये थी हमारे डिसएडवांटेजेस। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जिसने पहले की वीडियो देखनी है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो दिख जाएंगे। और इस जो ये मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये पिछले 5 सालों से पूछे जाने लग रहे हैं, और आप ये क्वेश्चन करके पास हो सकते हो आसानी से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड सब्सक्राइब द चैनल।